हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं इकोनॉमिक्स का चैप्टर सेकंड, पीपल एज ए रिसोर्स। यहाँ पे हमें पीपल को देखना है, लोगों को देखना है कि कैसे लोग किसी कंट्री के लिए एक रिसोर्स हो सकते हैं। यहाँ पे हम जो पीपल की बात करेंगे एज एन एसेट करेंगे रेदर देन लायबिलिटी। सो चलिए चैप्टर स्टार्ट करते हैं। चैप्टर स्टार्ट करने के पहले आपको थोड़ा अपने कोर्सेज के बारे में बता देना चाहेंगे कि if you are preparing for boards of class 10th or you are the student of class 9th, so you can contact on this number. अगर आप पॉलिटिकल साइंस या हिस्ट्री का कोर्स लेना चाहते हैं, क्लासेस करना चाहते हैं क्लास 11 12th के लिए, then you can also contact. If you are the student of CVT, Central Institute Entrance Test, for the UG and PG political science, or you are preparing for UGC NET JRF political science, here is the number. You can contact on this number and you can ask any query regarding these courses. So चलिए अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं। We will start this chapter from a short story जिसमें दो बच्चे होते हैं, सकाल और विलास। सकाल और विलास में डिफरेंस ये होता है, जो सकाल होता है, सकाल की फैमिली में उसके फादर हैं जो कि वर्किंग हैं और उसकी मदर हैं जो कि हाउसवाइफ हैं। वहीं जो विलास है, विलास के फादर की डेथ तो हो चुकी है एंड विलास की जो मदर है वो फिशेस का काम कर रही हैं। तो अब ये जो सकाल है, सकाल के पेरेंट्स, जो सकाल के फादर हैं, वो इसके एजुकेशन में पूरी तरह से ख्याल रखते हैं, इसके हेल्थ पे ख्याल रखते हैं। जैसे ही सकाल की स्कूलिंग कंप्लीट होती है, सकाल को वोकेशनल कोर्स करने के लिए शहर भेज देते हैं उसके फादर। वोकेशनल कोर्स कराते हैं इसको कंप्यूटर पे। वोकेशनल कोर्स का मतलब होता है ऐसे कोर्स है दैट इज रिलेटेड टू ऑक्यूपेशन। दैट मीन्स आप किसी ऑक्यूपेशन के लिए जो कोर्स परस्यू करते हैं वो वोकेशनल कोर्सेज होते हैं। तो सकाल के फादर ने सकाल को कंप्यूटर वोकेशनल कोर्स कराया। जैसे ही सकाल को वोकेशनल कोर्स कंप्लीट होता है तो सकाल की जॉब लग जाती है कंप्यूटर फर्म में। अब सकाल के पिताजी ने उसके एजुकेशन पे ध्यान दिया, हेल्थ पे ध्यान दिया, तो सकाल कंट्री के लिए क्या बना? एसेट। वहीं विलास की बात करें तो विलास की जो फैमिली सिचुएशन थी उस अकॉर्डिंग विलास के फादर की डेथ हो चुकी थी एंड विलास की जो मदर थी उनके पास सबसे बड़ी सिचुएशन ये थी कि किस तरह से घर चलाया जाए, क्योंकि विलास की जो मदर थी उनका छोटा सा बिजनेस था फिशेस का। वो लैंडलॉर्ड से फिशेस खरीदते थे और बेचते थे, जिसकी वजह से अब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी थी नहीं, तो विलास को भी इसी काम में इंगेज होना पड़ा है। जब विलास इस काम में इंगेज हो जाता है तो विलास का जो एजुकेशन है वो नहीं हो पाता। जब एजुकेशन नहीं हो पाता तो विलास किस में टर्न हो जाता है? लेवल लेवल बन जाते हैं विलास। अब विलास को एक बीमारी भी हो जाती है, अर्थराइटिस, क्योंकि जब फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं, जिसकी वजह से विलास के ना तो एजुकेशन पे ध्यान दिया गया ना तो उसके हेल्थ सेक्टर पे ध्यान दिया गया। तो जो विलास है वो एक लायबल में कन्वर्ट हो गया, जो सकाल है वो एक एसेट में तैयार हो गया। अब एसेट क्या है? एसेट का सीधा सा मतलब ये कि एक ह्यूमन कैपिटल है। ह्यूमन कैपिटल का मतलब होता है द स्टॉक ऑफ नॉलेज और स्किल एम्बेडेड ऑन अ पर्टिकुलर ह्यूमन बीइंग, दैट इज नोन एज ह्यूमन कैपिटल। अगर किसी इंसान के पास नॉलेज है, स्किल्स हैं, तो वो क्या करेगा? कुछ ना कुछ प्रॉफिट जनरेट करेगा, कंट्री के डेवलपमेंट में इनरोलमेंट देगा। तो ह्यूमन कैपिटल का मतलब यही होता है, अगर आपके पास नॉलेज और स्किल्स हैं और आप उसको यूज करके कुछ प्रॉफिट जनरेट कर पा रहे हो, देन यू आर द ह्यूमन कैपिटल। और ह्यूमन कैपिटल की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सब ह्यूमन कैपिटल के सबसे इंपॉर्टेंट है एजुकेशन, देन हेल्थ, इसके बाद ट्रेनिंग। अगर किसी इंसान को ये तीनों चीजें दी जाएंगी तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप जैसे सकाल है, सकाल के फादर ने उसके एजुकेशन पे भी ध्यान दिया, उसके हेल्थ पे भी ध्यान दिया, और ट्रेनिंग कैसे करे? उसको एक वोकेशनल कोर्स कराया गया जिससे उसकी जॉब लग गई। तो जो सकाल था वो एक एसेट कन्वर्ट हुआ, एक ह्यूमन कैपिटल कन्वर्ट हुआ। अब डिस्कस करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल क्या है।
Human capital is the stock of skills and productive knowledge embodied in human beings. That means human capital क्या है? अगर किसी human being के अंदर क्या है? Stock of knowledge, skills है, productive knowledge है. Productive knowledge means कि उस knowledge को use करके वो कुछ कर पा रहा है, तो वो क्या है? Human capital है. और एक ह्यूमन कैपिटल अच्छी कैसी होगी? अगर किसी को हम क्या करें, एक बेटर एजुकेशन प्रोवाइड करें, देन दैट मीन्स वो क्या है? बेटर एजुकेशन आप प्रोवाइड करोगे किसी को, एक अच्छी हेल्थ दोगे, ट्रेनिंग दोगे, तभी तो एक वो अच्छा ह्यूमन कैपिटल बनेगा. ह्यूमन, जैसे आपके ने सकाल की एग्जाम्पल में देखा, सकाल को एक बेटर एजुकेशन भी दी गई, उसको ट्रेनिंग भी दी गई और साथ में हेल्थ, तो वो किस में कन्वर्ट हुआ? ह्यूमन कैपिटल. तो ह्यूमन कैपिटल का सीधा सा मतलब यही होता है, एनी ह्यूमन बीइंग दैट है नॉलेज एंड स्किल, तो वो क्या है? वो एक ह्यूमन कैपिटल है. Now we will discuss what is GDP and GNP. The full form of GNP is Gross National Product and the full form of GDP is Gross Domestic Product. Then we will first discuss what is GDP. GDP का मतलब होता है कि total value of all goods and services produced within a country in a particular period of time. जब एक country की बात हो, ये country में, जैसे सपोज लाइक ये एक कंट्री है, तो इस कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड हुआ है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम, देन ये क्या कहलाएगा? ये जीडीपी कहलाएगा. और किसी कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड हुआ है, कंट्री के साथ साथ उस कंट्री ने फॉरेन से कितना रेवेन्यू जनरेट किया है, तो वो क्या कहलाएगा? वो आपका जीएनपी हो जाएगा. तो देन व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ जीडीपी? द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड बाय अ कंट्री in a particular period of time. Goods and services. So the definition of GDP is that the goods and services produced by a country in a particular period of time. And when we will talk about GNP, तो GNP में क्या है कि उस कंट्री ने कितना डोमेस्टिक प्रोड्यूस किया, देन इसके साथ साथ उसने फॉरेन से कितना रेवेन्यू जनरेट किया. एक फॉर्मूला होता है जीएनपी निकालने का, जीडीपी प्लस फॉरेन रेवेन्यू. अगर किसी कंट्री का आपको जीएनपी निकालना है तो उसने उसका जीडीपी कितना और साथ में उसने फॉरेन से कितना रेवेन्यू जनरेट किया. और एक टर्म आप और पढ़ोगे आगे, जीईआर. जीईआर का फुल फॉर्म होता है ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो. ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो का मतलब होता है परसेंटेज ऑफ एनरोलमेंट ऑफ स्टूडेंट्स इन यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस. Percentage of enrollment of students in universities or colleges. Now we will discuss the topic virtuous cycle and vicious cycle. virtuous cycle और vicious cycle कैसे बनती है? सबसे पहले virtuous cycle में क्या होता है कि जो ह्यूमन कैपिटल है, एसेट है, वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर होती है. इसके साथ साथ virtuous cycle में जो पेरेंट्स होते हैं वो एजुकेटेड होते हैं, कॉन्शियस होते हैं अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन के लिए. इसके साथ साथ ये स्किल्ड जॉब्स क्रिएट करता है. जैसे मान के चलो आपके ग्रैंडफादर हैं, अब आपके ग्रैंडफादर हैं, वो एजुकेटेड हैं, हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो क्या करेंगे? आपके फादर को भी क्या करेंगे? एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, हेल्थ प्रोवाइड करेंगे. अब आपके फादर अगर एजुकेटेड हैं और हेल्थ कॉन्शियस हैं तो सन को भी क्या करेंगे? ये सारी चीजें. तो क्या हो रहा है यहाँ पे? एसेट ट्रांसफर हो रहा है. दैट मीन्स ह्यूमन कैपिटल ट्रांसफर हो रही एक जनरेशन से दूसरे. जैसे विटर साइकिल का आप एग्जांपल ले सकते हो सकाल का.
विट्टर साइकिल में सबसे पहला पॉइंट क्या है कि इसमें एसेट ट्रांसफर होता है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। देन इसके बाद इसमें पेरेंट्स एजुकेटेड होते हैं एंड दे आर कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन। इसके साथ साथ विट्टर साइकिल में स्किल्ड जॉब्स क्रिएट्स होती हैं। देन इसके बाद विशियस साइकिल में लाइबिलिटी ट्रांसफर होती है एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में। इसमें पेरेंट्स अनएजुकेटेड होते हैं सो दे आर नॉट कॉन्शियस अबाउट हेल्थ एंड एजुकेशन एंड इट क्रिएट्स अनस्किल्ड जॉब्स एंड लेबर्स दैट, जैसे कि आपने विलास का एग्जांपल यहाँ पे देखा था। अब मान के चलो आपके ग्रैंडफादर हैं, अब उनको वो एजुकेटेड नहीं है। अब एजुकेटेड नहीं है जब वो क्या होगा, तो फिर वो क्या आपके फादर को अच्छी एजुकेशन दे पाएंगे? नहीं दे पाएंगे। तो आपके फादर भी कैसे हो जाएंगे? लेस एजुकेटेड हो जाएंगे। देन इसके बाद जो सन होगा उसके भी वैसे ही हाल होंगे। तो विशियस साइकिल में क्या होता है? लायबिलिटी एक्सचेंज होती है। लायबिलिटी वन जनरेशन से सेकंड जनरेशन में जाती है, मतलब ये लायबिलिटी जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। So this is the virtuous cycle and vicious cycle. Now we will discuss economic activities by men and women. इसमें सबसे पहला टॉपिक है हमारा सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। हम सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पिछली क्लासेस में पढ़ते चले आए, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टर्शियरी सेक्टर। देन वी विल फर्स्ट डिस्कस प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में क्या होता है? इन दिस सेक्टर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज दैट इज done for the agriculture purpose or that is done for the natural resources। यहाँ पे वो सारी एक्टिविटी आ जाती है जहाँ पर या तो हम एक नेचुरल रिसोर्सेज की ग्रोथ कर रहे होते हैं या तो यूज कर रहे होते हैं नेचुरल रिसोर्सेज का। जैसे आप एग्जांपल के तौर पे ले सकते हैं एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर इज योर प्राइमरी सेक्टर। एग्रीकल्चर के साथ साथ आपका फिशिंग हो गया, पोल्ट्री फार्म हो गया, these all are प्राइमरी सेक्टर। मतलब ऐसा इकोनॉमिक सेक्टर जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं वो आपका प्राइमरी सेक्टर कहलाता है। इन द सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग इज डन। सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग होती है। मैन्युफैक्चरिंग इज डन इन दिस सेक्टर। एंड थर्ड सेक्टर इज टर्शियरी सेक्टर। इसको हम सर्विस सेक्टर भी कहते हैं। इन दिस सेक्टर ऑफ इकोनॉमी द सर्विसेज प्रोवाइडेड जस्ट लाइक एग्जांपल आप बैंकिंग ले सकते हैं। बैंकिंग, ट्रेड, कम्युनिकेशन। आपको सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी में एग्जांपल्स याद रखने हैं। आपको 1 मार्क्स क्वेश्चन एमसीक्यू में देखने को मिल सकता है कि बैंकिंग किस सेक्टर में आता है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी में, और एग्रीकल्चर किस सेक्टर में आता है। तो हमने जो सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी पढ़े उसमें प्राइमरी सेक्टर पढ़ा जहाँ पे हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज करते हैं, वहां से इकोनॉमी जनरेट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर में क्या होता है? मैन्युफैक्चरिंग होती है। टर्शियरी सेक्टर में क्या होता है? हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं जस्ट लाइक बैंकिंग, हॉस्पिटल, ट्रेड, कम्युनिकेशन। ये सारे के सारे टर्शियरी सेक्टर हैं। नाउ वी विल डिस्कस टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज। दो तरह की इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती हैं, एक मार्केट एक्टिविटीज और दूसरी नॉन मार्केट एक्टिविटीज। मार्केट एक्टिविटीज वो एक्टिविटीज होती है जहां से प्रॉफिट जनरेट होता है, और नॉन मार्केट एक्टिविटीज जो होती हैं जो सेल्फ कंजप्शन के लिए की जाती हैं। अब जैसे कोई किसान है, किसान क्या करेगा? किसान अपने लिए अगर फूड क्रॉप ग्रो कर रहा है तो वो कैसी एक्टिविटी? नॉन मार्केट एक्टिविटी है। और यही अगर वो अपनी जो फूड क्रॉप्स ग्रो कर रहा है उसको जाके कहीं पे सेल कर दे रहा है तो वो कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? मार्केट एक्टिविटीज हो जाएगी। जैसे जस्ट लाइक योर मदर, मम्मी है आपकी, अब वो क्या कर रही है? वो आपके लिए फूड बना रही है। अब जब वो फूड बना रही है तो आप क्या उनको रुपए देते हो? नहीं देते हो। वो किस लिए बन रहा है? सेल्फ कंजम्पशन के लिए बन रहा है। दैट मीन्स आपके फैमिली के कंजम्पशन के लिए बन रहा है। उससे कोई किसी भी टाइप का कोई इकोनॉमिकल प्रॉफिट नहीं हो रहा है। दैट मीन्स ये कैसी एक्टिविटी है? नॉन मार्केट एक्टिविटीज है। अगर यही मान के चलो अगर आपकी मदर शेफ हो और उन्होंने कोई रेस्टोरेंट खोल रखा हो, तो फिर अब वहां पे कोई आएगा खाने, तब तो वहां से रेवेन्यू जनरेट होगा, मनी जनरेट होगा। ऐसा तो है नहीं कि आएगा और खा के चला जाएगा और कह देगा आपकी मम्मी से आपने खाना बहुत अच्छा बनाया। ऐसा नहीं होता। अब क्या होगा? वो आएगा, अगर वो खा रहा है तो बाकायदे वो
टिप के साथ, जीएसटी के साथ आपको बिल पे करेगा। तो ये कैसी एक्टिविटी हो जाएगी? मार्केट एक्टिविटी। तो सिंपल सी बात ये है कि ऐसी एक्टिविटीज, ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटीज जिनसे हमको प्रॉफिट होगा, तो आपकी वो मार्केट एक्टिविटीज हैं। और जो सेल्फ कंजम्पशन के लिए होते हैं, जिनसे हमारा कोई प्रॉफिट नहीं होता, वो आपकी नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती हैं। अब ये बात हम सभी जानते हैं कि इंडिया हमेशा से वैदिक टाइम से पैट्रियार्कल कंट्री है। तो जब इकोनॉमिक कल बेसिस पे देखेंगे, तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है कि मेन कैसी एक्टिविटीज करेंगे या वुमेन कैसी एक्टिविटीज करेंगे, तो जो मेन कैटेगरी है उनके लिए क्या बताया गया कि जो मेन कैटेगरी है, सबसे पहला काम तो ये आउटसाइड द होम काम करेंगे। दैट मीन्स ये कैसा वर्क करेंगे? फील्ड वर्क करेंगे। और जो घर के अंदर का काम होगा वो कौन करेगा? वो फीमेल्स करेंगे, वुमेन्स करेंगी। इसके साथ साथ क्या है कि अगर कोई मेल कैटेगरी, तो उसको ज्यादा पे किया जाता है। इसके साथ साथ जो मेन मेन कैंडिडेट है, वो कोई भी प्रोफेशन, कुछ भी मतलब वो अपने अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू देयर विल एंड चॉइसेस दे कैन फॉलो और प्रोफेस एनी रिलीजन, सॉरी, दे कैन प्रोफेस एनी प्रोफेशन। बट इन केस ऑफ women's दे आर restricted by the family। हर वीमेन को आज भी ऐसी फ्रीडम नहीं कि वो कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सके। बट मेन कैटेगरी में क्या है, मोस्टली हम यही देखते हैं कि मेन कोई भी प्रोफेशन क्या कर सकता है? फॉलो कर सकता है। प्रोफेशन कैसे फॉलो कर? अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बट यहाँ पे प्रोफेशन कैसे? प्रोफेशन यहाँ पे चॉइस के बेसिस पे नहीं होता। प्रोफेशन मोस्टली किस पे बेसिस बेस्ड होता है? बेस्ड ऑन फैमिली। तो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में हमने क्या देखा, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो मेन होंगे वो क्या करेंगे? वो आउटसाइड द होम काम करेंगे। दैट मीन्स ये फील्ड पे काम करेंगे। और इनको वही काम करने के लिए, अगर जैसे एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों की सेम जॉब है, तो बट जो मेल कैंडिडेट होगा उसकी जो सैलरी होगी वो एज कंपेरिजन टू वेमेन कितनी होगी? ज्यादा होगी। और इसी के साथ जो मेल है, वो कोई भी प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू देयर चॉइस। बट वेमेन कैटेगरी में क्या है? उनको फैमिली से परमिशन लेनी पड़ती है, कई बार दे आर रेस्ट्रिक्टेड बाय द फैमिलीज। सो दिस इज द टॉपिक, इकोनॉमिक एक्टिविटीज डन बाय men एंड women। नाउ वी विल डिस्कस द टॉपिक क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। अब हम ये बात कैसे बता सकते हैं कि पॉपुलेशन की क्वालिटी कैसी है, कि मतलब जो रहने वाले किसी भी कंट्री में लोग हैं वो कैसे हैं। अगर आपको किसी भी कंट्री को जज करना है कि कंट्री की पॉपुलेशन कैसी है, तो आपको दो चीजें देखनी पड़ेंगी। पहला, वहाँ का एजुकेशन कैसा है, वहाँ का हेल्थ कैसे, दैट मीन्स वहाँ के कितने परसेंट लोग लिटरेट हैं। दैट मीन्स कितने पढ़े लिखे हैं, कंट्री का लिटरेसी रेट क्या है। इसके साथ कंट्री का हेल्थ क्या है, दैट मीन्स यहाँ का बर्थ रेट कैसा है, डेथ रेट कैसा है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट कैसा है। तो ये सारी चीजें जज करनी पड़ेंगी अगर किसी भी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी को देखना है। तो जो पहला टॉपिक है वो है हमारा एजुकेशन। अब एजुकेशन क्या है? एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स द ग्रोथ ऑफ सोसाइटी। एंड एजुकेशन अगर आपकी अच्छी है, तो आपकी कंट्री की जो नेशनल इनकम होंगी, या कल्चर रिचनेस होंगी, या गवर्नेंस का सिस्टम होगा, वो कैसा होगा? हाई क्लास होगा, दैट मीन्स अप होगा। एंड इसके साथ साथ अगर एजुकेशन सिस्टम अच्छा है, तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो भी क्या होगा? वो भी अच्छा होगा। अगर यहाँ पे एजुकेशन पे कोई भी कंट्री हो सबसे ज्यादा ध्यान देती है, सबसे अगर कोई फंडामेंटल गवर्नमेंट की पॉलिसी होती है, वो सबसे ज्यादा एजुकेशन से ही आती है। जैसे कि इंडिया में क्या हुआ, 2010 में सर्व शिक्षा अभियान लाया गया। सर्व शिक्षा अभियान के तहत क्या था कि मतलब जितने भी बच्चे, जो एज ग्रुप, जो 6 to 14 ईयर्स का एज ग्रुप है, उनको क्या कर दिया? फ्री एजुकेशन, एलिमेंट्री एजुकेशन टू ऑल चिल्ड्रंस। दैट मीन्स 6 to 14 ईयर्स के जो बच्चे होंगे, उनको क्या हुआ, क्या दिया जाएगा? फ्री एजुकेशन दी जाएगी। इसके साथ साथ नेट अटेंडेंस रेशियो बढ़ाने के लिए क्या किया? हम न्यूट्रिशनल स्टेटस का भी ध्यान रखा, उन्होंने मिड डे मील प्रोवाइड करा दिया। दैट मीन्स पहले क्या किया? फ्री एजुकेशन। ये सब क्या एजुकेशन को इम्प्रूव करेंगे। देन इसके बाद क्या हुआ? मिड डे मील आ गई।
पहले आप स्कूल आओ और यहाँ पे खाने की भी व्यवस्था कर दी गई। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय और नवोदय भी खोल के रखे हैं। केंद्रीय विद्यालय एंड नवोदय विद्यालय स्कूल फॉर प्रोवाइडिंग द क्वालिटी एजुकेशन। इसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन, स्टार्टिंग में ये बताया गया था जैसे कि सकाल को वोकेशनल कोर्स कराया गया। तो वोकेशनलाइजेशन का मतलब होता है ऑक्यूपेशन रिलेटेड कोर्स। दैट मीन्स अगर आपको इंजीनियर बनना है तो क्या बीटेक करना होता है। इसी तरह अगर मान के चलो आप किसी को शेफ बनना है तो जो खाने से रिलेटेड जो कोर्स हो वो सारे आप कहाँ पे कराए जाएंगे, स्कूल लेवल पे कराए जाएंगे। इसके साथ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए वोकेशनल कोर्स इंट्रोड्यूस कर दिए गए। इसके साथ साथ अब कंट्री में बैचलर के बाद अच्छी एजुकेशन मिले इसलिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज और प्रोफेसर अपॉइंट किए जा रहे हैं फॉर इंक्रीजिंग द ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो। ग्रॉस इनरोलमेंट रेशियो में बताया था कि द टोटल नंबर ऑफ परसेंटेज ऑफ इनरोल्ड स्टूडेंट इन द यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस, कि मतलब क्या है कि कितने परसेंट बच्चे यूनिवर्सिटी और कॉलेज में पढ़ रहे हैं। तो एजुकेशन एक बेसिक प्रिंसिपल होता है किसी भी कंट्री के नेशनल इनकम के लिए या इस कंट्री की ह्यूमन कैपिटल को डिसाइड करने के लिए। इसके साथ साथ जो एजुकेशन है वो आपके लिविंग स्टैंडर्ड को भी इम्प्रूव करता है। अब गवर्नमेंट एजुकेशन में इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे पहले सर्व शिक्षा अभियान लेके आए 2010 में। इसमें क्या कर दिया, फ्री एजुकेशन कर दी, एलिमेंट्री एजुकेशन फ्री कर दी, एज ग्रुप जो 6 to 14 ईयर्स का था। इसके साथ साथ इनकरेज करने के लिए बच्चों को अटेंडेंस रेशियो बढ़ाने के लिए मिड डे मील स्कीम ले आई गई। इसके साथ साथ क्वालिटी एजुकेशन लाने के लिए बाद में गवर्नमेंट ने बहुत सारे केंद्रीय विद्यालय स्कूल खोले, नवोदय विद्यालय स्कूल खोले। इसके साथ साथ वोकेशनलाइजेशन स्टार्ट किया, दैट मीन वोकेशनल कोर्स ऐसे जो ऑक्यूपेशन रिलेटेड कोर्सेज होते हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने जीईआर बढ़ाने के लिए बहुत सारी यूनिवर्सिटीज ओपन करी और बहुत सारे प्रोफेसर्स को भी अपॉइंट किया। ये सारे मेजर्स हैं कैसे हम किसी भी कंट्री के एजुकेशन को इम्प्रूव कर सकते हैं। एजुकेशन के बाद जो दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज है वो है आपका हेल्थ। क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी तभी आप एक अच्छे एसेट बन पाओगे, तभी आप एजुकेशन एक्वायर कर पाओगे। अब जो हेल्थ स्टेटस इम्प्रूवमेंट है वो हर कंट्री की एक प्रायोरिटी होती है कि सबसे अच्छा अगर कोई चीज रखना हो तो आपको अपना हेल्थ स्टेटस रखना है। जो हमारी नेशनल पॉलिसी है वो भी ये चीज एम करती है, दैट मीन्स कि हम एक अच्छी हेल्थ केयर फैसिलिटी या न्यूट्रिशनल सर्विसेज अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएं। इसके साथ साथ इंडिया ने पिछले कुछ डिकेड्स में अच्छा खासा मैन पावर डेवलप किया हुआ है, प्राइमरी सेक्टर हो, सेकेंडरी हो या टर्चरी सेक्टर हो। अब हेल्थ सेक्टर को इम्प्रूव करने के लिए सबसे मेन काम क्या होगा, आपको मेडिकल कॉलेजेस खोलने पड़ेंगे। अगर आप मेडिकल कॉलेजेस खोलोगे तो आप एक अच्छी मेडिकल एजुकेशन दे पाओगे। जब मेडिकल एजुकेशन दे पाओगे तो आप अच्छे डॉक्टर्स भी आपको मिल पाएंगे। इसके साथ साथ आपको वेरियस मेडिकल स्टाफ्स भी अपॉइंट करने पड़ेंगे। अगर मेडिकल स्टाफ्स हैं तो आपके पास अवेलेबिलिटी होगी, अगर आप पेशेंट को कोई दिक्कत है तो आपके पास डॉक्टर्स ज्यादा होंगे। तो हेल्थ सेक्टर के इम्प्रूवमेंट के लिए सबसे बड़ी चीज ये है कि इंडिया में मोस्टली जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो साउथ इंडिया में हैं। जैसे आपके कर्नाटक हो गया, केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, महाराष्ट्र। तो जो मतलब 50% मेडिकल कॉलेजेस हैं वो आपके साउथ इंडिया में है। अब गवर्नमेंट क्या कर रही है, नॉर्थ इंडिया में भी मेडिकल कॉलेजेस खोल रही है। तो हेल्थ बहुत एक अच्छा पैरामीटर है इस एक ह्यूमन कैपिटल के लिए। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है तो अब आप कोई भी काम कर पाओगे, तभी एक आप ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट हो पाओगे। अब हेल्थ में इम्प्रूवमेंट कैसे किया जाए, तो आप मेडिकल कॉलेजेस खोल सकते हैं, मेडिकल स्टाफ्स आप अपॉइंट कर सकते हैं और आप नए नए हॉस्पिटल्स भी खोल सकते हैं। दैट मीन जैसे कोविड टाइम भी पैंडेमिक आ गया, तो इस टाइप की अगर सिचुएशन आ रही तो आप इसको अच्छे से टैकल कर पाओ। और क्वालिटी अगर किसी भी पॉपुलेशन की देखनी है, अगर हेल्थ के साथ साथ आपको न्यूट्रिशनल फैक्ट्स पे भी ध्यान रखना होगा। And now we're going to discuss the last topic of this chapter, that is unemployment. Unemployment is basically a situation when people want to do work but he is unable to find the work. That means जो कैंडिडेट है वो काम तो करना चाहता है बट उसको काम मिल नहीं पा रहा, तो इस सिचुएशन को क्या कहेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट कहेंगे। अनएम्प्लॉयमेंट और लाइबिलिटी में डिफरेंस है। अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है कि पीपल वांट टू डू वर्क बट इनको क्या है, जॉब मिल नहीं पा रहे, और लाइबिलिटी में क्या है, वो करना ही नहीं चाहता है, ना मिल रही ना कर पा रहा है। बट अनएम्प्लॉयमेंट में क्या है, ही वांट टू डू वर्क बट ही इज अनेबल टू फाइंड द वर्क। तो
अनएम्प्लॉयमेंट समझ में आ गया बच्चा? अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये है कि अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन है जहाँ पे लोग काम तो करना चाह रहे हैं बट उनको काम मिल नहीं पा रहा है। अब अनएम्प्लॉयमेंट भी कई टाइप की होती है, उनमें से पहली टाइप है आपकी सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट का ये मतलब होता है कि जब लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के पास लिए जॉब होती है या कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए जॉब नहीं होती है। दैट मीन्स जैसे कोई किसान है, बड़ा लार्ज स्केल फार्मर है, और उसका ये लैंड है। अब उसने यहाँ पे क्या किया, 10 लेबर हायर कर लिए जब उसको यहाँ पे क्या करनी थी, क्रॉप ग्रो करनी थी। अब क्रॉप ग्रो हो गई। अब क्रॉप ग्रो होने के बाद क्या उसको कोई काम है फील्ड में, कोई वर्क नहीं। तो अब क्रॉप ग्रो, अब फील्ड में काम करने की जरूरत कब पड़ेगी, जब इसका क्या आ जाएगा, हार्वेस्टिंग सीजन आ जाएगा। अब जब हार्वेस्टिंग सीजन आ जाएगा तब फिर क्या करेंगे, फिर तब से फिर से ये लेबर हायर कर लेगा। ये जो हार्वेस्टिंग और सोइंग पीरियड टाइम बीच में है, ये जो लोग अनएम्प्लॉयड है, ये टाइम पीरियड क्या है, ये सीजनल एम्प्लॉयमेंट है। कि मतलब लोगों के पास कुछ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही जॉब रहती है, इसके बाद बीच में क्या रहते हैं, वो वैकेंट रहते हैं। तो ये हो गई आपकी सीजनल एम्प्लॉयमेंट। देन नेक्स्ट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इज डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि मतलब एक काम करने के लिए हमें कम लोगों की जरूरत होती है बट हमारे पास लोग क्या होते हैं, ज्यादा होते हैं। जैसे मान के चलो कि एक स्टेडियम बनाना है। अब स्टेडियम बनाने के लिए हमें 100 लोगों की जरूरत है, लेकिन हमारे पास लोग हो गए 150। जरूरत कितने लोगों की, 100 लोगों की। ये जो 50 लोग एक्स्ट्रा हैं, ये कैसे हैं, ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हैं। कि ये रहें या ना रहें, इनके होने या ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दैट मीन्स disguised unemployment क्या है, it is a kind of unemployment when there is need of less workers but we have more workers। समझ में आया? स्टेडियम बनाने की जरूरत कितने लोगों की थी, 100 लोगों की, लेकिन हमारे पास थे कितने, 150। अब 150 थे, तो ये जो 50 बचे ये कैसे हैं? ये डिस्गाइज अनएम्प्लॉयड हैं। दैट मीन्स इनके होने ना होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। Now we will discuss the last topic of this chapter, that is unemployment in urban areas। अर्बन एरिया में क्या होता है कि मोस्टली आपको एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट देखने को भी मिलेगी। कि यहाँ पे क्या हो गए, लोग जो एजुकेटेड हैं, जिनके पास मतलब बहुत ज्यादा क्वालिफिकेशन है, दे हैव हायर क्वालिफिकेशन एंड स्किल, बट स्टिल दे आर अनएम्प्लॉयड। तो अब जब आप अर्बन एरिया की बात करोगे तो यहाँ पर मोस्टली आपको एजुकेशनल अनएम्प्लॉयमेंट ही देखने को मिलेगी। इसके साथ साथ कई बार क्या होता है, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज और वर्किंग इंस्टीट्यूशंस की वजह से अर्बन एरिया में जो पॉपुलेशन है वो ज्यादा अनएम्प्लॉयड हो जाती है, क्योंकि अब इंडस्ट्री भी नहीं कि जो लेस एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है उनको काम मिल सके। या कई बार कई सिटीज में क्या होता है कि इतना ज्यादा वर्किंग इंस्टीट्यूशंस नहीं होते जिससे एम्प्लॉयमेंट क्रिएट की जा सके। तो जो शहरों में क्या होता है कि मोस्टली आपको एजुकेशनल एम्प्लॉयमेंट ही देखने को मिलेगी। तो ये था हमारा चैप्टर पीपल एज ए रिसोर्स। डू कमेंट योर रिव्यूज, कैसा लगा ये आपको चैप्टर, और इसके बाद हमें कौन सा चैप्टर पढ़ना है वो भी आप हमें कमेंट में बता दीजिए। डू लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब द चैनल, और किसी भी अपडेट के लिए आप बेल आइकन जरूर दबाइएगा। इसके साथ साथ आप कंटिन्यूअसली हमें सपोर्ट कर रहे हैं, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। एंड कीप सपोर्टिंग। A lot of love and care for you, my YouTube family। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइए कौन सी वीडियो आपको चाहिए क्लास 9 10th का।